मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जो किसी ने नहीं देखा है। इवन वॉरेन बफेट, जो हम उनको गुरु मानते हैं इन्वेस्टिंग के, उन्होंने अभी लास्ट अपनी जो एजीएम थी उसमें बोला था कि ऐसा टाइम कभी नहीं देखा है और आगे क्या होगा वो भी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। यानी गुरु ऑफ इन्वेस्टिंग इज टेलिंग समथिंग विच वी ऑल्सो थिंक के ऐसा कुछ हो रहा है जो किसी ने नहीं देखा है और क्या आगे होगा वो भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये अलग टाइप की क्राइसिस आई है और जो भी जिंदा है उसने ऐसी क्राइसिस कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। सो मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूं उससे ज्यादा अच्छा है कि जो हमारे दो वैल्यूड स्पीकर्स हैं उनके द्वारा ही हम सुने कि आगे सिनेरियो क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर हेमंत देसाई। हेमंत देसाई का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो आई एम कनेक्टेड विद हिम फॉर लास्ट 14 इयर्स नाउ। मैं कंसेप्ट से 14 ईयर से जुड़ा हुआ हूं और उनको मैं डे इन डे आउट जानता हूं। आई कैन से कि उन सूरत में अगर हम बोले तो ही कैन बी टर्म्ड एज भीष्म पितामह ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। उन्होंने 93 का प्लेग देखा हुआ है, फ्लड्स देखे हुए हैं, रायट्स देखे हुए हैं और वर्ल्ड ओवर भी जितनी क्राइसिस हुई है सब देखी हुई है और सब में उन्होंने सरवाइव भी किया है और थ्राइव किया है। तो ये उनका परिचय है और मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम इफ दे आर कनेक्टेड विद स्टॉक मार्केट। दूसरी उनकी क्वालिटी ये है कि ही इज वेरी हाई ऑन एनर्जी। यानी अगर जैसे मैंने बताया कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं तो मैं देखता हूं कि हम सब अगर कंसेप्शंस को हम एक बाजू रखें और हेमंत भाई को एक बाजू रखें तो शायद उनकी एनर्जी हम सबसे ज्यादा होती है। तो ही मोटिवेट्स अस लाइक एनीथिंग। 40 इयर्स के ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है। ही स्टार्टेड ऑफ एज अ बैंकर, देन रियल एस्टेट का बिजनेस भी उन्होंने किया एंड नाउ फॉर लास्ट 25 इयर्स ही इज एसोसिएटेड विद कैपिटल मार्केट। और ये सूरत में जितनी नई चीजें आई हैं कैपिटल मार्केट में, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन हुआ, पीएमएस हुआ, तो ये सब में ही इज द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूसिंग इट फर्स्ट टू द सूरत ऑडियंस। So without any time delay, I think I will hand over now to Hemant Desai. Welcome, sir. गुड मॉर्निंग। जैसे आपको आर वी गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग। जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि हम ये वेबिनार का लैंग्वेज हिंदी प्रीफर करते हैं, तो मैं इसको हिंदी में ही प्रेजेंट करने चाहूंगा। मेरा सब्जेक्ट है इन्वेस्टिंग वेल। मैंने बहुत सिंपल सब्जेक्ट लिया है, इन्वेस्टिंग वेल मीन्स इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए। एक बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। मैं साथ में अपना एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करना चाहूंगा, तो आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, ज्यादा इंसाइट डेवलप होगी। I hope everybody can view my presentation. Yes. Okay, fine. So investing well, as मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट तो हम सब करते हैं। हमारे पास जब जब पैसे आते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको लगाते हैं। रियल एस्टेट में लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, गोल्ड सिल्वर में लगाते हैं, लेकिन आर वी इन्वेस्टिंग वेल? ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी फरवरी और मार्च का सिनेरियो ले लीजिए। हमारे पोजीशन क्या हुई जब कोरोना ने स्ट्राइक किया। जब कोरोना आया तब किसी को उसकी उम्मीद तो थी नहीं और अचानक ये लॉकडाउन आ गया जो अभी भी चल रहा है। तो उस समय लोगों की हालत क्या हुई? तो ये राइट हैंड साइड का जो पिक्चर है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक। तो ये स्टक होने की वजह क्या है और हम क्या करते
जिसमें हम स्टक नहीं होते। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन उसकी आज सिचुएशन क्या है। पहला स्टडी है रियल एस्टेट का बिजनेसमैन। मैं उनको करीबन 10 साल से जानता हूं। उन्होंने लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे पैसे कमाए, करोड्स ऑफ रुपीस। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी पैसा आया वो रियल एस्टेट में ही लगाते रहे, और उसको ज्यादा ग्रोथ देने के लिए उन्होंने बैंक से बोरो किया, पर्सनल फ्रेंड से बोरो किया, और वो भी पैसा उन्होंने रियल एस्टेट में लगा दिया। तो पिछले 20 साल में ही हैज अर्न हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स। लेकिन आज उसकी सिचुएशन क्या है, ही इज बैडली स्टक। उसके पास आज कोई रनिंग इनकम नहीं है, और उसकी जितने भी एसेट्स है उसमें से कोई भी एसेट्स आज लिक्विडेट नहीं हो सकती है, और उसने जो बैंक से और पर्सनल बोरोइंग किया है उसको वो रीपे नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में 2-3 साल चली तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो ये एक केस स्टडी है। फिर दूसरा केस स्टडी जो हमारे सूरत में बहुत कॉमन है कि काफी लोग टेक्सटाइल के बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह बढ़ाते ही रहे हैं, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज लिया है। आज काफी लोग मशीनरी और रॉ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है। तो लॉकडाउन के बाद उनकी सिचुएशन क्या हुई, वो भी स्टक हो गए, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, चाइना से रॉ मटेरियल आने का बंद हो गया। तो अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो वो फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। उसके पास हाई क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स हो गया है, लेकिन टेक्सटाइल मार्केट तो बंद है, तो वो फिनिश गुड्स को बेच नहीं सकते हैं। मार्केट में टोटल अनसर्टेनिटी है। जो ईद के लिए डिमांड थी, या मैरिज के लिए, मैरिज सीजन के लिए जो डिमांड थी वो तो सब चली गई, और अभी मार्केट में कब डिमांड आएगी वो भी उसको अनसर्टेन है। बैंक को अभी आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अभी आप पैसे के लिए उगरानी मत करो, लेकिन वो कहाँ तक चलेगा। जब बैंक का प्रेशर आएगा रीपेमेंट का तो क्या सिचुएशन होगी। तो दिस इज अनदर इंस्टेंस where a businessman has successfully done his business very well, लेकिन उसने क्या किया, जितने भी पैसे आए वो सब बिजनेस में लगाते रहे, और वहां आज वो हैंडीकैप हो गए हैं। तीसरा केस जो मैं हर दिन देखता रहता हूं, तो काफी लोग इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, और वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में, साथ साथ डेरिवेटिव में ट्रेड भी करते हैं, हाई लिवरेजिंग करते हैं, ह्यूज लॉन्ग पोजीशन रखते हैं। उसकी करंट सिचुएशन क्या हुई कि फरवरी में मार्केट गिरने की शुरुआत हुई, मार्च में वो और गिरा, और अभी ये रेंज में चल रहा है कि अब तक उन्होंने काफी बड़ा लॉस कर दिया है, और आज उसकी सिचुएशन ऐसी है, ऐसे स्टक हो गए हैं कि वो लॉस में से कैसे निकले। तो आप ये 3 केस स्टडीज अगर देखें तो जो तीनों केस के अंदर सक्सेसफुल पीपल ये कोरोना के बाद आज काफी बुरी तरह फंस गए हैं। तो इसमें से लर्निंग क्या है। पहला लर्निंग है, इट इज बैड टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो हम सब जानते हैं। सेकंड लर्निंग है, इट इज डेंजरस टू बोरो हेवीली। आपको बिजनेस के लिए बोरो करने की जरूरत पड़े आप बोरो कीजिए, लेकिन नॉट हेवीली। फिर इट इज नॉट राइट टू पुट ऑल द सरप्लस बैक इन बिजनेस। आपके पास जब बिजनेस में सरप्लस होती है तो सब खुद के बिजनेस में ही मत लगाओ। और लास्ट लेसन जो है वो ये है, कंटिजेंसी प्लानिंग। ऐसे कोई डिजास्टर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज राइट इन इन्वेस्टिंग। तो फिर इन्वेस्टिंग वेल्थ के अंदर मेरे सबसे 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको समझनी चाहिए। पहला आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में आप अपने पास जो सरप्लस है वो अलग अलग एसेट्स में लगाना चाहिए, नॉट सिंगल एसेट। और सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट मिक्स, मींस उसका क्या वेटेज होना चाहिए। फिर आता है मॉनिटरिंग, जिसमें रिव्यू और रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये एक स्लाइड को आप गौर से देखें और समझे, डाइजेस्ट करें,
तो इसमें इन्वेस्टिंग वेल्थ का पूरा जो क्या बोलते हैं कि निचोड़ है वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करना भी चाहूंगा। हमने 3 केस स्टडीज लिए जिसके अंदर कोरोना के बाद वो बुरी तरह फंस गए हैं। अभी मैं चौथा केस स्टडी लेता हूं जो कोरोना में नहीं फंसे हैं और आज भी अच्छी पोजीशन में हैं। ये एनआरआई बिजनेसमैन है, दुबई में सेट हुए हैं। पहले वो सूरत में थे और सूरत से करीबन 75 के अंदर वो दुबई गए। दुबई में उन्होंने बिजनेस को काफी अच्छा एक्सपांड किया, लेकिन उन्होंने लीवरेज नहीं किया। जो पैसे कमाए उसमें से बिजनेस को डेवलप किया, बैंक से पैसे लेकर नहीं किया। और आज क्या है कि he has invested surplus across asset classes across all geographies। तो पैसा दुबई में भी नहीं रखा है, उसके पैसे इंडिया में भी है, यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसके पैसे रियल एस्टेट में भी है, बैंक में भी है, कैपिटल मार्केट में भी है। तो ये जो उन्होंने किया है, तो आज उसकी सिचुएशन ये है कि ही इज मोर इन्वेस्टर देन ए बिजनेसमैन, और उसको बिजनेस के ऊपर डिपेंड करना ही नहीं पड़ता है। उसका बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं चले तभी उन्होंने इसी अच्छी तरह इन्वेस्ट किया है कि उसको बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आए वो अच्छी तरह उसको संभाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको हियर आर दी पैरामीटर्स ऑफ इन्वेस्टिंग वेल। इन्वेस्टिंग वेल, पैरामीटर नंबर 1, take out surplus from business public profession and invest in different asset। आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है उसमें जैसे जैसे सरप्लस होती है, वो सरप्लस को धीरे धीरे बिजनेस में से, प्रोफेशन में से बाहर निकालो और उसको अलग अलग एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते रहो। ये जब भी आपका एक बिजनेस सक्सेस स्टेज पर आ जाए उसके बाद दिस शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 90 रुपये अपने बिजनेस में लगाते हैं और 10 रुपया निकाल के बाहर डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10 रुपया से कोई ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। फिर इन्वेस्टिंग वेल का दूसरा पैरामीटर है एसेट एलोकेशन, जो मैं आगे भी बताया। इसमें आप कहाँ पैसे लगा सकते हैं, खुद के बिजनेस में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद के बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं, डेट मींस फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी जो आप सब जानते हैं, प्रेशियस मेटल, और अभी तो काफी कुछ एडवांस ऑप्शंस भी आए हुए हैं। अभी बिजनेस की बात करें तो काफी लोगों ने अपना बिजनेस को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है और बहुत फास्ट डेवलप किया है। उसमें काफी स्टेजेस आए हैं और उसको सक्सेसफुली डील किया है। डिजाइनिंग स्टेज पे इनोवेशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब अच्छा किया है। लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरा कंट्रोल और ओनरशिप अपने पास ही रखते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि इंक्रीज स्टेक होल्डर्स। आप अपने पार्टनर्स को बढ़ाते जाए, सिर्फ आप रिस्क मत लो, दूसरे पार्टनर्स को भी साथ में रिस्क लेने दो और गेट मोर इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड रादर देन बोरोइंग। दे शुड रेज फंड थ्रू इक्विटी एंड नॉट डेट। और इक्विटी के लिए आज बहुत सारे ऑप्शंस हुए हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर अभी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को भी आप लिस्ट कर सकते हैं। और इसमें तो ऐसा है कि हमारा नॉर्मली एक कहावत है कि यू कैन नॉट हैव केक एंड ईट इट टू, लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं आप अपना बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ में अपने पैसे इसमें से धीरे धीरे निकाल भी सकते हैं, वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका एक वेट होना चाहिए। आप अपना खुद का बिजनेस प्रीमाइसेस खुद का हो, ओनरशिप रेसिडेंस खुद का हो, और जब आपके पास कंफर्ट लेवल है तो आप रियल एस्टेट में कुछ पोर्शन ऐसे लगा सकते हैं जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिले और इसमें से आपको इनकम भी मिले। जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टाइटल, लोकेशन और वर्कमैनशिप का ध्यान रखना है। फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी बैंक में पैसा रखना, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना, डिबेंचर्स बॉन्ड में पैसा रखना, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन में
फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का भी एक स्थान जरूर होना चाहिए। एक तो उसमें आपको सेफ्टी ज्यादा मिलेगी और दूसरा आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलेगा और आपको कंटिजेंसीज के लिए जो प्रावधान करना है वो भी उसमें से आप ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। ये जैसे कोरोना आया वैसी सिचुएशन होती है तो विदाउट गेटिंग एडिशनल इनकम आप एक साल तक अपने बिजनेस को और अपने आप को कैसे सस्टेन कर सकते हैं वो भी आपको कंसिडरेशन करना है और वो डेट फिक्स इनकम सिक्योरिटी से अच्छी तरह हो सकता है। अभी इन्वेस्टिंग वेल्थ का 6 पॉइंट है इक्विटीज। जैसे आप अपने खुद के बिजनेस में पैसे लगाते हैं वैसे आप दूसरों के बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं और आप जब दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इट इज टेकिंग स्टेक इन अदर बिजनेसेस। जैसे आपके बिजनेस में से अच्छा रिटर्न मिल रहा है वैसे अच्छे दूसरे बिजनेसेस में से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और इसमें जो आप रिस्क लेते हैं उसके सामने रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। आपने देखा होगा कि सेंसेक्स 100 था और आज 35,000 की रेंज में है। इट वाज 100 in 1980 and in 2020 it is in the range of 35,000. So it has appreciated 350 times over last 40 years. और इक्विटीज में डायरेक्ट जाने के जगह या तो आप पोर्टफोलियो अप्रोच रखो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। फिर प्रेशियस मेटल, आज की तारीख में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का है और गोल्ड के प्राइस 50,000 जाके आए तो सबको ऐसा लगता होगा कि इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड में और सिल्वर में ही करना चाहिए। पहले गोल्ड की और भी वैल्यू थी कि क्राइसिस में वो कहीं भी काम आता था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में एक लिमिटेड प्रोस्पेक्ट है तो इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। तो इसमें पैसे लगाओ लेकिन आप एक्सपोजर लिमिटेड रखो और उसका वेटेज कम रखो। इसके अलावा अभी तो काफी कुछ हाई एंड प्रोडक्ट भी आए हैं जैसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, काफी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स है, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है उसके लिए काफी कुछ नए ऑप्शंस भी आए हैं और उसमें भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये जो मैंने इन्वेस्ट वेल्थ के जो पॉइंट बताए, जो एसेट क्लासेस को इंडिकेट किया, वो एसेट क्लासेस का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिक्स बनाना है। ये इन्वेस्टमेंट मिक्स जो आप बनाते हैं उसमें आपको कंसिडरेशन करना चाहिए कि रिस्क कैसे बैलेंस होता है, एप्रिसिएशन कैसे मिलता है, रिटर्न कैसे ज्यादा मिलता है, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होती है और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहाँ पर है। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट मिक्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर करके इसको आगे ले जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। एक और पॉइंट है ईज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग। हम क्या करते हैं जब जो कुछ भी चीज आया उसमें पैसा लगा दिया लेकिन बाद में उसको कोई संभालता नहीं है। तो मेरा एक सुझाव यह है कि डोंट कॉम्प्लिकेट, कीप इट सिंपल। आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो इसी तरह करो कि आपको उसको मैनेज करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो और ऐसा नहीं हो कि लैक ऑफ अटेंशन या डिवोशन की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए। और फाइनली मैं एक चीज आपके ध्यान पर लाना चाहूंगा, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आज आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, जैसे टैक्सेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती है, तो हर चीज के जो प्रोफेशनल्स है उसके पास जो इंसाइट है और उसके पास जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो उसका फायदा आपको मिल सकता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अगर आप प्रॉपर एडवाइजर से एडवाइस करके इन्वेस्ट करते हैं और उसका मॉनिटरिंग करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंक्लूड करता हूं कि इन्वेस्टिंग वैल्यू में जो पैरामीटर्स है तो डिफरेंट एसेट क्लास का कंसिडरेशन करके उसको ब्लेंड करके
एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मिक्स बनाओ और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस से उसको आप अच्छी तरह मॉनिटरिंग करो। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू हेमंत भाई फॉर एन इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन। आपने केस स्टडीज बताए रियल एस्टेट के, टेक्सटाइल का, इवन इन्वेस्टर और ट्रेडर का भी आपने जिक्र किया, इवन एनआरआई बिजनेसमैन की भी बात की। इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी वो है कि एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस, वो भी आपने हाईलाइट किया कि क्यों एसेट एलोकेशन होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग आदित्य का प्रेजेंटेशन ले लेंगे और फिर Q&A स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपने रोल ऑफ एडवाइजर की भी बात की, तो काफी इंसाइटफुल रहा। सो नाउ मुझे लगता है कि हम लोग आदित्य को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आदित्य श्रीनिवास वैसे देखें तो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हम लोग बीबीए से साथ में है और मुझे आज भी याद है, मैं उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन इतना देना नहीं चाहता हूँ, इनफॉर्मल ज्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। बीबीए की बात है कि वो 3rd ईयर में थे और मैं 1st ईयर में था, और मुझे पता है कि अगर कोई सर एब्सेंट रहते थे तो वो आदित्य को बोलते थे कि आप अगर 1st ईयर में जाके लेक्चर ले सके तो ऐसा मैंने कोई कभी नहीं देखा है कि ऐसा हो। और मैंने बीआरसीएम कॉलेज में हमारा लेक्चर आदित्य ने लिया हुआ है। उसी तरह जब हम कोई स्टूडेंट बीमार होते हैं तो जनरली प्रोफेसर को इतनी पड़ी नहीं होती है कि भाई वो पूछे क्या है क्या नहीं, लेकिन आदित्य के बारे में मुझे पता है कि सब सर उनको फोन करते थे या फिर उसके घर पे उनको मिलने जाते थे कि क्या हुआ आदित्य तुझे। सो दिस इज द टाइप ऑफ कैलिबर ही हैज, और तब से लेके आज तक उस तरह का उनका ये रहा है। दूसरा अगर देखें तो ही इज करंटली सीओओ एट बीएससी ब्रोकर्स फोरम। और एक लास्ट में अगर मैं बोलूं तो जैसे रुचिर शर्मा है मॉर्गन स्टैनली के, और ही इज अ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। तो अगर मैं साउथ गुजरात की बात करूं कि अगर हमें कोई उनके बराबर मुकाबले किसी को हम रख सके तो डेफिनेटली आदित्य को हम रख सकेंगे कि ही इज रुचिर शर्मा ऑफ सूरत। Thank you so So much, Siddharth. Thank you. So with this, I think Aditya, you can start off your Sure, sure. presentation. Thank you. Thank you very much, Siddharth. Thank you all the panelists. First of all, I would really like to thank South Gujarat Chamber of Commerce and Industries for giving me this opportunity. Especially thank you, Hemant sir, for giving me this opportunity. See, basically, friends, I don't have any presentation, so I will just explain what I feel about the economy, what I have studied about the economy. And as has been requested, see, is English a better language or should I go to Hindi? I'm comfortable in both. Siddharth, whatever you suggest. Hindi is more preferable. अच्छा, ओके फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो राइट नाउ इकोनॉमी कहाँ फंसी हुई है, और नॉट ओनली इंडिया, इस बार तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी एक ट्रैप में आ गई है। जैसे हेमंत सर ने एप्टली कहा कि हम लोग स्टक हो गए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 185 कंट्रीज को कोई एक छोटा सा वायरस जो कि माइक्रोन साइज का है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल कर देगा। थोड़ी इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो ये वायरस फर्स्ट केस आया मार्च 20 को, और आज 2 महीने से फ्रैंकली स्पीकिंग अपनी इकोनॉमी पूरी लॉकडाउन में है। Unfortunately, even in this scenario, see, I am basically always an optimistic person. So, what I feel कि even in this scenario, if you see IMF, International Monetary Fund जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक एजेंसी है, उन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 1.9% प्रोजेक्ट किया है। इवन इन दिस पर्टिकुलर कैलामिटी एंड आफ्टर दिस कैलामिटी के नेक्स्ट 1 ईयर में इंडिया में ग्रो एट 1.9% जीडीपी एज कंपेयर टू जो विश्व का आर्थिक विकास दर है वो करीबन 1% या उससे भी कम हो सकता है। तो एक दो चीज यहाँ पे हाईलाइट होती है, वो ये है कि इवन ऐसे जो ये हम पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, कि इवन ड्यूरिंग दिस महामारी जो इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, इंडिया पे एक रे ऑफ होप है कि इंडिया विल बाउंस बैक लाइक अ स्ट्रॉन्ग लायन, कि हम शेर की तरह बाउंस बैक करेंगे। और इसके काफी सारे कारण हैं, तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। सबसे पहला तो अगर हम देखें तो लास्ट 20 इयर्स में 3 बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड में आए थे। एक आया है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, जहां पे यूएस से मंदी में गया और यूएस की वजह से पूरा विश्व मंदी में गया था। और
इंडिया भी उससे ये नहीं इफेक्ट हुआ था। बट अगर हम 2008 को समझे तो 2008 में वैश्विक विकास दर वर्ल्ड का जीडीपी 1.5% था और इंडिया का जीडीपी 6.3% था इवन 2008 की वैश्विक मंदी में। 2011 में जब यूरोपियन यूनियन क्राइसिस आया और फिर से वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स थे, इवन उस दरमियान भी इंडियन जीडीपी 7.1% था, वर्ल्ड का जीडीपी 2.5% था। और रिसेंटली 5 साल पहले जब चाइना में क्राइसिस आई और चाइना का जीडीपी घटा 9% से 6% हो गया है और बेसिकली पूरा वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइसेस डाउन चले गए थे, सेंसेक्स 36,000 से 26,000 आ गया था। तो इवन उस दौरान भी इंडियन जीडीपी वो 7.5 और वर्ल्ड का एवरेज जो था वो 3% था। तो कहने का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स कि पिछले 20 साल में इंडिया एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारा आर्थिक विकास दर है वो करीबन 7.5% रहा है, वर्ल्ड का एवरेज 2.5 से 3% रहा है। तो हमने हमेशा वर्ल्ड को आउट परफॉर्म किया है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि भाई ऐसे क्या रीजन है कि जो इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर देती है। तो इसके 3 मेन रीजन है। पहला रीजन डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हम यंग पॉपुलेशन कहते हैं। आज इंडिया फ्रेंड्स 185 जो देश है वर्ल्ड में, उसमें एकमात्र ऐसा देश है कि जहां 70% लोग 35 साल से कम एज ब्रैकेट में है, यानी हमारे पास सबसे ज्यादा यंग वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब लोग काम करेंगे वो अर्न करते हैं, अर्न करेंगे तो स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियस है कि जीडीपी राइज होगा, यानी इकोनॉमी में डिमांड एंड कंजप्शन अपना सस्टेन रहता है। एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि कोई भी एक्सटर्नल कैलामिटी आती है तो इंडिया बेसिकली सर्वाइव कर लेता है और बाद में अच्छे से रिबाउंड होके बाहर आता है। तो ये एक पॉइंट हमें खास ध्यान में रखना है। इसी पॉइंट को थोड़ा आगे लेते हुए कि एक एवरेज इंडियन की एज कितनी है तो 25 इयर्स है, एज कंपेयर टू एवरेज एज ऑफ ए यूएस पर्सन जो करीबन 43 इयर्स है। यूरोप में ये फिगर 47 इयर्स का है और जापान में 52 इयर्स का है। यानी ये जो सारे देश है जो डेवलप्ड नेशंस है, इनका बेसिकली जो ये है अपना पॉपुलेशन कंपोजिशन वो एजिंग पॉपुलेशन का ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया विच इज अ थ्राइविंग यंग पॉपुलेशन। सो ऑब्वियसली अवर इकोनॉमी का रिवाइव होके तुरंत ट्रैक पे आना वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू दीज इकोनॉमीज। सेकेंड की फीचर जो अपनी इकोनॉमी का है वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन है। सी डोमेस्टिक कंजम्पशन के चलते whatever we manufacture in India 80% हम यहीं पे कंज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ 20% एक्सपोर्ट करते हैं। सो वी आर नॉट अ एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है एज इन केस ऑफ चाइना एंड जापान जो टिपिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और यूरोप जो टूरिज्म ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये आता है कि हमारी इकोनॉमी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम अफेक्ट जरूर होते बट द डिग्री ऑफ अफेक्शन और बेसिकली ट्रैक्शन इज रिलेटिवली लेस, हम रिलेटिवली जल्दी आत्मनिर्भर होके इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली हाई सेविंग्स रेट है, थैंक्स टू इंडियन कल्चर कि बेसिकली हम अच्छा खासा इंडियंस पैसा सेव कर लेते हैं। our savings rate as of now is 27%, 27% अपना सेविंग्स रेट है, वर्ल्ड का एवरेज करीबन अराउंड 21% है। सो बेसिकली हम सेविंग अच्छा करते हैं जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट से एसेट क्रिएशन होता है। सो बेसिकली ये जो 3 की फीचर्स है अपनी इकोनॉमी के, डोमेस्टिक डेमोग्राफिक डिविडेंड, डोमेस्टिक कंजम्पशन और हाई सेविंग्स रेट, ये तीनों के चलते फ्रेंड्स हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक तरह का शील्ड प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर पाती है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। हाँ, कोविड-19 में जो चैलेंजेस आए हैं जो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग है या हमें बेसिकली अपने आप को संभाल के ये इसमें करना है, इससे चैलेंजेस इकोनॉमी में काफी सारे आए हैं। जो चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब ये धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा इकोनॉमी को वो है माइग्रेंट लेबर्स का। कि करीबन 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स है इंडिया में जो अपने अपने स्टेट्स को वापस चले गए। इनफैक्ट जो मैंने सुना कि इवन सूरत में भी करीबन 8 से 9 लाख माइग्रेंट जो लेबरर्स थे टेक्सटाइल में अलग अलग सेक्टर्स में वो अपने अपने सौराष्ट्र या अपने अपने स्टेट्स को वापस गए हैं। तो बेसिकली इनको वापस लाना और प्रोडक्शन एक्टिविटी रिज्यूम करना ये इंडियन इकोनॉमी का एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होगा कि भाई आप इन लेबरर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जगा के उनको वापस ला सको अगेन टू रिज्यूम प्रोडक्शन वर्क। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा जो माइग्रेंट लेबरर्स एंड वर्कर्स का होगा। सेकंड, जैसे जैसे इकोनॉमी से बाहर आएगी हमें हेल्थ केयर ये सेक्टर एक बहुत जोर से फोकस में आएगा
बिकॉज इंडिया ऐसे भी ओनली हम 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन में, जबकि वर्ल्ड एवरेज 10% है। तो हमें ये सेक्टर पे काफी सारा एक्सपेंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि जो एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग बने। और इसकी वजह से मैं देखता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये सेक्टरों में बहुत जोर से पिकअप होगी, कि नंबर ऑफ डॉक्टर, स्टाफ, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस चलाने वाले, जो भी हम जो एलाइड सर्विसेज है, तो उस सर्विसेज के अंदर भी डिमांड जो बेसिकली लोग हैं उनकी डिमांड डेफिनेटली राइज होगी जैसे जैसे इकोनॉमी में लॉकडाउन खुलेगा और लाइफ वापस नॉर्मलसी की तरफ जाने लगेगी। सो दैट इज वन मेजर एरिया व्हाट आई सी। सेकंड जो मुझे एक लगता है फ्रेंड्स, कि जो ये टूरिज्म, जो ये तीन सेक्टर है, एयरलाइंस, टूरिज्म और बेसिकली अगर हम थर्ड बात करें हॉस्पिटैलिटी, कि जो जीडीपी में इनका काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज दीज आर रिवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है बेसिकली। आज से ही जो फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही है, जैसे मुंबई में 50 फ्लाइट्स पर डे, जिसमें 25 अराइवल, 25 डिपार्चर, तो ये धीरे धीरे जैसे ट्रैक पे आएगी, तो बेसिकली यहाँ पे वापस जो अभी लोगों की सैलरीज कट हुई है, जॉब चली गई है, वो धीरे धीरे रिस्टोर होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये रिस्टोर होगा ने, देयर इज समथिंग नोन एज पेंट अप डिमांड, कि जो डिमांड 2 महीने से ब्लॉक हो गई थी वो सडनली वापस आप देखोगे कमिंग मंथ्स में धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगेगी। जैसे अभी मैंने सूरत में भी सुना कि 18 तारीख से अपना लॉकडाउन खुला है, तो घोड़दौड़ रोड पे कई मोबाइल शॉप्स में लोगों की लाइन लग गई थी, बिकॉज पीपल वांटेड टू बाय मोबाइल, वांटेड टू बाय लैपटॉप्स, वांटेड टू बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बिकॉज अब समझ में आ रहा है कि भाई ये जो दौर अभी और 3-4 महीने शायद जो चल सकता है, तो उसमें आईटी बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैजेट्स है, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, ये चीजों की अहमियत बढ़ गई है। तो ये जो पेंटअप डिमांड है, जो ब्लॉक डिमांड थी, वो सडनली रिलीज होने लगेगी, और इससे आप देखेंगे कि डिमांड एंड कंजम्पशन कंज्यूमर रिलेटेड एरियाज में फटाफट पिकअप होगा। मेन जो दिक्कतें आएगी वो है बेसिकली रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट इज एन एरिया वेयर, जैसे सर ने एक्चुअली कहा कि बहुत सारा कैपिटल ब्लॉक हो गया है, ओवर सप्लाई ज्यादा है, और मेन प्रॉब्लम जो है कि भाई लेबरर्स नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वापस चले गए हैं, उनको जब तक वापस लाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू ना हो, वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज रियल एस्टेट अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर लेता है जीडीपी में, बिकॉज वहां से पैसा सर्कुलेट हो रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल में वो सेक्टर में बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया है और वो सर्कुलेट नहीं हुआ है, तो इसकी इफेक्ट भी एक इकोनॉमी के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है, उसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडिया में बेसिकली फ्रेंड्स, इंडिया की रीढ़ की हड्डी क्या है। तो 6 करोड़ 54 लाख एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, 6.5 करोड़ एसएमई है इंडिया में, 6.5 करोड़ एसएमई, जिसके लिए ये बेसिकली जो 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, वो सिर्फ 45 लाख एसएमई उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि जो बाकी की एसएमई है, उनको आप किस तरह रिवाइव करोगे, बिकॉज करंटली इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इन एसएमईज के पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया है, सैलरीज चुकाने के पैसे नहीं है, और बेसिकली लोन उनको मिल नहीं रहा है, बिकॉज कोलेट्रल का एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो पैकेज है वो 45 लाख एसएमईज को हेल्प करेगा, लेकिन बाकी एसएमईज का क्या, बिकॉज एसएमईज कंट्रीब्यूट 45% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स में एसएमईज का कंट्रीब्यूशन करीबन 45% है, और जो 40% टोटल प्रोडक्शन इंडिया में होता है, उसमें भी एसएमईज का कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो बेसिकली ये एक एरिया है जिसे हमें बहुत कॉशियसली गवर्नमेंट को इसमें और पैसे डालने पड़ेंगे, कि भाई पैसे एक्चुअली लास्ट मैन इन द क्यू तक पहुंचे और उसको डिमांड रिवाइव करने में मदद मिले। कि जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है फ्रेंड्स, वो ज्यादातर सप्लाई साइड के हैं। जैसे भाई 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है, तो उनके लिए 10,000 रुपए का लोन अनाउंस हुआ है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग क्या ये सिचुएशन में किसी की हिम्मत चलेगी कि वो जाके लोन लेगा? आई रियली डाउट, बिकॉज जहाँ पे आपकी इनकम का कोई श्योरिटी नहीं है, बेसिकली ऑलरेडी जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि बिजनेस की सर्टनिटी क्या है, आप बाहर कब निकल पाएंगे, तो इस सिचुएशन में अपने सर पे लिवरेज लेना बेसिकली इट्स, आई डोंट थिंक कि वो इतना वायबल ऑप्शन होगा। और जैसे सर ने भी उनके पीपीटी में खास हाईलाइट किया कि भाई जो कंपनीज में लिवरेज ज्यादा है, या जिन पर्सनों ने लिवरेज लिया है, दे विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी, उसमें 100% प्रॉब्लम आएगा। प्लस जो एक सबसे बड़ा इश्यू आएगा वो है बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी को लेके, और हमें ये ध्यान रखना है कि बैंक्स
का जो वेटेज है बीएसई सेंसेक्स में वो करीबन 35% वेट 35 टू 40% मार्केट कैप है उनका ओवरऑल मार्केट कैप ऑफ द सेंसेक्स के अंदर। यहाँ पे बैंक्स में जो 3 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया गया है 31 अगस्त तक, तो इससे एक जो रिस्क खड़ा होगा वो ये होगा फ्रेंड कि जो बैंक्स को पहले ये पता चलना था कि व्हाट इज देयर एक्चुअल असेट क्वालिटी बाय सितंबर 2020, अब उनको ये पता चलेगा बाय मार्च 2021। सो बेसिकली उनको मार्च 2021 तक यही आइडिया नहीं आ पाएगा कि एक्चुअली उनकी असेट क्वालिटी कितनी है, कितना प्रोविजनिंग करने की जरूरत है और कितना उसमें से एनपीए कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ ह्यूज रिस्क, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम में कैपिटल जो और फाइनेंशियल सिस्टम का कैपिटल मार्केट पे और इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक से ही पूरा पैसा रोटेट होता है, बैंक्स और एनबीएफसी पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि एनबीएफसी और बैंक्स को लेके हम कैसे बेसिकली उनसे लेंड कराए, बिकॉज यहाँ पे एक चीज समझनी वाइटल इकोनॉमी में कि बहुत सारी लोन सैंक्शन हुई है बट वो डिसबर्स नहीं हो रही है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। सैंक्शन तो हो जाती है लोन, बैंक्स कहते हैं हमने एक वीक में इतना टारगेट अचीव कर दिया, खास करके गवर्नमेंट बैंक कि भाई हमने सैंक्शन कर दिया 1000 करोड़ का लोन, बट भाई उसमें से डिसबर्स कितना हुआ? जब लोन डिसबर्स ही नहीं होगी तो बिजनेसमैन के पास कैपिटल कहाँ से आएगा? और जब कैपिटल नहीं आएगा तो बिजनेसमैन अपना बिजनेस रिवाइव कैसे करेगा, सैलरी कैसे चुकाएगा और बिजनेस रन कैसे करेगा? सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है इकोनॉमी में वो एक काफी व्हाट आई फील ना उसको एक फोकस करने की जरूरत है कि इसमें से रिवाइवल किस तरह आता है और किस तरह हम बाहर निकल पाते हैं, वो एक पॉइंट हमें खास ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप दूसरे सेक्टर्स में देखें कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने जैसे मनरेगा जैसी स्कीम है तो उसमें पहले 60,000 करोड़ एलोकेट किया, फिर 40,000 करोड़ एलोकेट किया है, जिसमें मंथली जो डेली वेजेस है वो 182 रुपीज से बढ़ा के 202 रुपीज किया फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। और वर्कर्स को ये भी कहा गया है कि व्हेन दे गो टू द नेटिव स्टेट वहां भी उनको ये स्कीम में वो एलिजिबल होंगे एंड दे विल बी एबल टू गो एंड वर्क। बट इसमें अगेन एक की पॉइंट जो आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या हम ये चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर ये चीजें ढंग से इंप्लीमेंट होगी तो यस लास्ट मैन इन द क्यू तक पैसे पहुंचेंगे एंड दैट विल हेल्प टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन हिम इन द इकोनॉमी और डिमांड एंड कंजम्पशन वापस पिकअप होगा। अदरवाइज इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा फ्रेंड्स, बिकॉज देयर इज एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन नहीं है ये पर्टिकुलर पैंडेमिक का। ये जो कोविड-19 है उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वी डू नॉट नो कि भाई कब तक ये प्रॉब्लम रहेगा और कब तक हमें लाइफ ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये अदर चीजों को ध्यान में रख के जीनी पड़ेगी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि डिमांड का जो फुल पोटेंशियल डिमांड है वो डिमांड वापस इकोनॉमी में नहीं आएगी। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसका कंट्रीब्यूशन करीबन जीडीपी में 10% रहता है ओवरऑल जीडीपी में। तो बेसिकली जब ट्रैवल ही नहीं हो रहा है, टूरिज्म ही नहीं हो पा रहा है, तो वहां से जो इनकम जनरेट होती थी प्लस जो ट्रैवल करने से जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट होती थी, आज वो पूरी स्टैंड स्टिल पे आ गई है। सो दैट इज अ वेरी मेजर रिस्क। जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें ये सारे रिस्क काफी ज्यादा है। प्लस ये पेंडेमिक ने क्या हाईलाइट किया कि इंडिया में अराउंड 63 करोड़ तो लेबरर्स है फ्रेंड्स। तो जब मतलब बहुत ही बड़ा तबका ऐसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज काम करके खाता है, मतलब डेली वेजर जिसे हम कहते हैं कि भाई रोज कुछ काम किया, कुछ अर्निंग हुई तो उसमें से उन्होंने अपना गुजारा कर लिया। वो जो सेगमेंट है उसको हम क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे पाएंगे ताकि वो वापस अपने काम पे आए और आश्वस्त होकर वापस अपने काम में कंट्रीब्यूट करे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेगमेंट है जिसमें रियल एस्टेट है, सीमेंट है, स्टील है, बेसिकली ऑटोमोबाइल्स है, जो ऑटोमोबाइल इज वन ऑफ द एरिया जिसमें बहुत सारी इट्स अ मेजर एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटर। तो वहां पे जो बेसिकली वर्कर्स को वापस लाके उनसे काम करवाने की जो बात है वो अगेन इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर द सिस्टम कि वो कितने वापस आएंगे, कितना काम वापस स्टार्ट होगा और वो कितनी जल्द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो ये जो सारे चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ऑब्वियसली है कि जो आने वाला दौर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो आरबीआई वर्सेस फेडरल रिजर्व है, अब ये दोनों का आप अप्रोच देखो कैसे टोटली अलग हो गया है। यूएस ने क्या किया है, ऑलरेडी $3 ट्रिलियन का पैकेज प्रिंट किया है कि भाई स्पेसिफिकली टू रिवाइव द इकोनॉमी। यानी अभी यूएस फिस्कल डेफिसिट की कोई बात नहीं कर रहा है, वो आराम से प्रिंट कर रहा है पैसे कि भाई लोगों को पैसे दो तो बेसिकली रिवाइवल कम्स। लेकिन इंडिया में इस दौर में भी बेसिकली हम लोग फिस्कल डेफिसिट की फिक्र कर रहे हैं, अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फिस्कल डेफिसिट की कंसर्न भूल जाए और गवर्नमेंट भी बेसिकली ज्यादा
प्रिंटिंग करे, मनी सप्लाई बढ़ाए, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में रिवाइवल जल्दी आएगा। दैट वुड बी अ मोर बेटर सॉल्यूशन। प्लस एक चीज है कि जो यूएस में मनी प्रिंट किया है, पंप किया है, वो फाइनली एफआईआईज के थ्रू अपने स्टॉक मार्केट में, जो इमर्जिंग स्टॉक मार्केट से और जो इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें आएगा ही वो पैसा। भले एज ऑफ नाउ पिछले 2-3 महीने में एफआईआईज ने जम के सेलिंग की है, बट फाइनली ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इंडिया रिवाइव होने लगेगा, डिमांड क्रिएशन आएगा, यस वी विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। लास्टली मैं जो एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ कि भाई ये जो पूरा पेंडेमिक हुआ है, तो इंडिया वर्सेस चाइना, ये क्वेश्चन ग्लोबल लेवल पे काफी हाईलाइट हुआ है कि कैन इंडिया बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड कैन लॉट ऑफ कंपनी शिफ्ट देयर बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। यस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, लेकिन इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे जो तैयारी करनी है वो है बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रिडिक्टेबल टैक्स रिजीम। ये बहुत ही वाइटल है फ्रेंड्स। अनलेस कंपनीज आर श्योर कि भाई हम उनको एक प्रिडिक्टेबल टैक्स रिजीम, एक स्टेबल लॉस दे सके, दे विल नॉट शिफ्ट देयर बेस। क्योंकि कई बार देखा गया है कि हम आर्बिट्री टैक्स ले आते हैं, जैसे टू बी वेरी फ्रैंक एजीआर, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू में जो टेलीकॉम कंपनीज को देखना पड़ा, आगे वोडाफोन एसआर में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हुआ, देन एंजल टैक्स को लेके इश्यूज खड़े हुए थे बेसिकली कि भाई एंजल नेटवर्क में जो पैसा आ रहा है उस पर भी टैक्स लगाने की बात हुई। तो जब ये सारी चीजें होती है ना, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का शेक हो जाता है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में क्या मैं पैसा लगाऊं, और अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पैसा सेफली और एज पर माई कैलकुलेशन वापस आएगा, या इसमें सडनली कोई टैक्स आ जाएगा और मेरा कैश फ्लो हिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सारे कंसर्न्स है, गवर्नमेंट को इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि जो एनबीएफसीज है, एक जो आखिरी पॉइंट है मेरा, कि एनबीएफसीज जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, सी वो हमेशा लेंड करती है टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड में। अभी एनबीएफसीज आर कैश ड्राउट, जो कि आरबीआई ने जो 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी अनाउंस की थी, और उसमें से 50% यानी 25,000 करोड़ बैंक्स को कहा कि आप एनबीएफसीज को लेंड करें। लेकिन इसमें दो चीज है कि आर बैंक्स कॉन्फिडेंट ऑफ लेंडिंग, एंड सेकेंड एनबीएफसी इस सिचुएशन में अगर लास्ट मैन इन द क्यू को लैंड करता है तो क्या उसका रीपेमेंट होगा, वेदर दैट मनी विल कम बैक, वी रियली डोंट नो, बिकॉज उस पर्सन की जॉब चली गई है, उसकी डेली अर्निंग बंद हो गई है। तो अगर वो एक बार लोन किसी तरह ले भी लेता है, अनसिक्योर्ड लोन, तो वो कितना रीपे कर पाएगा। तो ये जो सारी चीजें है ना फ्रेंड्स, ये मैं समझता हूँ कि भाई मार्च 2021 तक ये सब क्लियर होगा कि बेसिकली हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में कितना स्ट्रेस है, कितना हम प्रोविजनिंग कर पाते हैं, और बिजनेस ने जो लोन्स लिए हैं वो कितना रीपे कर पाएंगे। सो जो इकोनॉमिक आउटलुक है पोस्ट कोविड, वो डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा। और इसमें जैसे सर ने एक बात मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी कि भाई जिसके सर पे लिवरेज नहीं है, अगेन आई वुड रिपीट कि लिवरेज नहीं है, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट, वो ही सर्वाइव कर पाएगा। जिसने लिवरेज लिया है वो डेफिनेटली उसका कैजुअलिटी होने के चांसेस काफी हाई है, ये पर्टिकुलर ओवरऑल सिनारियो में। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हैव अ व्यू। एक हाँ, और एक पॉइंट शायद मेरे माइंड में आ रहा था, बट आई एम नॉट रिकॉलिंग, अगर बाद में आता है तो आई जस्ट शेयर इट विद ऑडियंस। तो एज ऑफ नाउ मुझे ये एक पर्टिकुलर पूरा वाइटल फैक्ट लग रहा है अब अपनी इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू सिद्धार्थ। माइक ऑन सिद्धार्थ, हाँ माइक ऑन। सिद्धार्थ म्यूट से तुम्हें। हाँ, थैंक यू आदित्य, आपने काफी अच्छी चीजें हाईलाइट की। जैसे आपने एडवांटेजेस अपनी इकोनॉमी के बताए, वैसे ही आपने डिसएडवांटेजेस पोस्ट कोविड जो होने वाले हैं, तो मैंने थोड़े हाईलाइट पॉइंट्स किए हैं कि एडवांटेजेस में आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, सेविंग रेट की बात की, जो इंडियंस का हाई सेविंग रेट होता है हमेशा से, डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी, तो वो हमारे एडवांटेजेस है और वो इवन पोस्ट कोविड भी रहने वाले हैं। आया है, यही पॉइंट पे आया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टू हैव अ लेसर रिलायंस ऑन माइग्रेंट लेबर एंड मोर फ्यूचर प्रूफिंग द बिजनेस इन अनसर्टेनिटीज। तो इस पे आदित्य आपका क्या कहना है कि पीपल यंग एज की कैटेगरी के हैं, सो ऑटोमेशन आएगा ना नहीं है, बट हर जगह ऑटोमेशन नहीं आएगा। सेकंड, हर कंपनी की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो ऑटोमेशन में जा सके। अल्टीमेटली यू नीड ह्यूमन बींग्स टू रन द शो। रोबोट्स रन नहीं कर सकते, रोबोट्स एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भाई अब गूगल कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर। सी गूगल तो अवेलेबल तो सब है, लेकिन फिर भी आप टीचर के पास जाते ही हो ना। सो द सेम लॉजिक अप्लाइज कि आप ऑटोमेशन एक लेवल का कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट यू रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन, यू रिक्वायर ह्यूमन इंटरफेस।
सो बेसिकली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग माइग्रेंट लेबर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये कोई तरीका नहीं होगा कि हम ऑटोमेशन कर ले। इट इज बेटर कि हम फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करें, उनके लिए प्रोविडेंट फंड ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो भी एक आम प्रॉपर ब्लू व्हाइट कॉलर वर्कर की तरह काम करे और उसको भी सारी फैसिलिटीज मिले। सी आज इंडिया में ये केओस क्यों हुआ? इट इज अनफॉर्चुनेट कि इवन आफ्टर 70 years लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल आर स्टिल लिविंग ऑन डेली वेजेस। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आज उनके उनके पास भी प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होता, जो गवर्नमेंट ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि सारे लेबरर्स को भी एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, देन वन नेशन वन रेशन कार्ड, कि भाई वो कार्ड से वो कहीं भी इंडिया में जाए दे आर एलिजिबल टू गेट रेशन। तो ऐसी कुछ चीजें हमें फटाफट फॉर्मलाइज कर देनी पड़ेगी ताकि ये सेगमेंट में कॉन्फिडेंस आए और ये सेगमेंट वापस काम पे आए। सी आज अगर आप सपोज करिए कि मैं फैक्ट्री ओनर हूँ तो मैं तो स्विच ऑन करके बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर अनलेस लेबर होंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो और बेसिकली इंडिया में जैसे मैंने कहा कि 6 करोड़ 53 लाख तो एसएमई है। अब एसएमई थोड़ी ओवरनाइट ऑटोमेशन होने वाला है, तो वो कोई मतलब इट विल बी विशफुल लिस्ट। हाँ, मारुति कुछ हद तक शायद ऑटोमेशन कर सके बिकॉज उसके पास रिसोर्स है, फिनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, बट नॉट एवरीबडी, एवरी कंपनी विल बी एबल टू डू दैट। फाइन। हेमंत सर, आपके लिए क्वेश्चन आया है कि अगर हमारा खुद का बिजनेस है और वही अच्छा रिटर्न जनरेट करता है, then why we need to diversify and buy other businesses, और दूसरे में रियल एस्टेट या गोल्ड या दूसरे एसेट एलोकेशन में क्यों जाना चाहिए? मैंने जो इसमें टेक्सटाइल का एग्जांपल दिया और रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, तो दोनों केस में बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहा है, पोटेंशियल भी अच्छा रहा है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने ही बिजनेस में पैसे डालते हैं तो समझो बिजनेस में कोई भी वजह से, किसी भी वजह से नेगेटिव सिचुएशन आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका बिजनेस कोई भी वजह से बंद हो गया है, कोई भी वजह से उसमें डिमांड नहीं है, इसमें प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, व्हाटएवर मे कम, देन यू विल बी स्टक। बट अगर आपके पास 100 रुपये का सरप्लस जनरेट हुआ है, उसमें से आप 80-90 रुपये अपने बिजनेस में लगाते हैं, लेकिन 10-20 बाहर निकाल के अदर बिजनेसेस में, अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो एसेट्स बढ़ता है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और एक स्टेज ऐसा आ सकता है कि जैसा आपका बिजनेस का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा, और फिर एक स्टेज ऐसा भी आ जाएगा कि आप उसमें फुल फ्लेज इन्वेस्टर बन सकते हैं, जिसमें इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन योर बिजनेस, यू कैन हैव मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू, और आप एक अच्छी बैलेंस्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से खुद का बिजनेस अच्छा है तो भी उसमें से वन पार्ट ऑफ द मनी शुड बी टेकन आउट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, और बाहर इन्वेस्ट करके भी अच्छे पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करेक्ट। आदित्य, आपके लिए क्वेश्चन है कि यूएस आपने जैसे बताया कि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरी ईजिंग कर रहा है, फेड इज कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग नोट्स, और अभी लेटेस्ट डेटा ऐसा है कि यूएस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट इट इज एक्सीडिंग नाउ $6 ट्रिलियन और ऑल टाइम हाई पे है। तो काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक बबल को बचाने के लिए दूसरा बड़ा बबल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये भी एक बहुत बड़ा ट्रबल आगे जाके हो सकता है? सी बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक ना, ट्रबल नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल है कि डॉलर इज एक्सेप्टेड इन 189 कंट्रीज, नंबर 1। सेकंड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो भी उनकी ऑफिशियल करेंसी डॉलर ही है। तो अगर ऐसा होना होता तो जो 2008 के बाद भी इन्होंने जो करेंसी प्रिंटिंग की, बट दे नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, वापस वो इकोनॉमी नंबर 1 पे आ गई। सेकंड, ये जो पैसा है वो यूएस में रहेगा ही नहीं। सी यूएस कंज्यूमर भी काफी शार्प है, तो ये पैसा अल्टीमेटली क्या होगा कि वहां की बैंक्स अब उनके एफआईआईस को देंगी, बिकॉज वहां तो इंटरेस्ट रेट नेग्लिजिबल हो गए हैं। सो अल्टीमेटली वो पैसा अगेन एमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स में ही वापस आएंगे। ये तो अगर आप इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो जनवरी 2020 में एफआईआईस ने 18 दिन में 12,000 करोड़ रुपए का नेट बाइंग किया, जनवरी 2020 में।
फरवरी 2020 में टिल 24 फरवरी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का नेट बाइंग किया था, तो बायर ही थे। ओनली 25 फरवरी जब इटाली और ईरान में ये कोविड-19 का प्रॉब्लम बढ़ा तो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, और मार्च एक ऐसा महीना था कि जहां पे एक ही महीने में उन्होंने 61,000 करोड़ रुपीस का नेट सेलिंग किया, 61,000 करोड़ का। एंड दैट वाज बिकॉज कि पूरे वर्ल्ड में ये पेंडेमिक फैल गया था। आप देख लेना कि जैसे ही ये कोई वैक्सीन की न्यूज थोड़ी कंफर्म होगी, या अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन खुल रहे हैं, और आप अगर ऑलरेडी मार्क करो तो यूरोपियन कंट्रीज में तो ऑलरेडी जो नए केसेस है और डेथ रेट है वो ऑलरेडी दोनों डिक्लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा ने कि द मोमेंट एनी स्मॉल गुड न्यूज कम्स, आप देखो कि मार्केट में वी शेप रिकवरी आएगी, और इसमें जोर से एफआईआई का पैसा विल अगेन कम बैक, बिकॉज अवर मार्केट्स हैव ऑलरेडी करेक्टेड 30 to 35%, ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो वैल्यूएशन तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। सेकंड, आप देखोगे फ्रेंड्स कि दिस इज अगेन जस्ट माय व्यू के जो अपने टॉप की जो कंपनीज है उसमें भी कंसोलिडेशन बहुत होगा, यानी जो पैसा एफआईआईज का भी आएगा दैट विल मोर गेट कंसंट्रेटेड इन लार्ज कैप इंडेक्स बेस्ड कंपनीज, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स विल सर्वाइव इन अ बेटर मैनर आफ्टर दिस पेंडेमिक और कोविड-19। So what I feel ना कि यूएस का जो प्रिंटिंग है उससे अगेन द वर्ल्ड विल हैव अ फ्लड ऑफ लिक्विडिटी एंड दैट विल हेल्प द इकोनॉमी टू कम बैक ऑन ट्रैक। मुझे दिस इज माय पर्सनल। ओके आदित्य, इस पे ही एक ज्यादा आगे बढ़ते हैं कि वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन हाईएस्ट कैश। उसका लास्ट फिगर ऐसा आया है 137.3 बिलियन डॉलर्स कैश पे वो बैठे हुए हैं, और इस बार तो वो ये क्राइसिस में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइन स्टॉक्स उन्होंने बेच दिए अप्रैल महीने में, और जिस तरह से हमने 2008 में देखा था कि मार्केट वेंट डाउन 65%, सेंसेक्स की अगर बात करें, इस बार इट इज डाउन जस्ट 30%। और तो ये क्राइसिस तो 2008 से काफी बड़ी है, तो व्हाई दिस हैज हैपेंड एंड वॉरेन बफेट व्हाई ही इज नॉट इन्वेस्टिंग? सी टू बी वेरी फ्रैंक, 2008 और ये क्राइसिस में डिफरेंस क्या है? 2008 क्राइसिस वाज अ मैन-मेड क्राइसिस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मेस। ये तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मेडिकल प्रॉब्लम जैसे आपको याद होगा सिद्धार्थ, आपने 1994 में हम दोनों ने प्लेग देखा है, प्लेग सूरत में भी आया था, तब भी यही कहते थे कि भाई प्लेग के बाद सूरत कभी रिवाइव नहीं होगा, बेसिकली वापस कंजम्पशन नहीं आएगा, कोई बाहर जाके खाना नहीं खाएगा। बट जैसे ही उसका वो कुछ मेडिसिन उस टाइम पे निकली थी, बाद में 2 महीने में एवरीथिंग वेंट केम बैक ऑन ट्रैक हियर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैसे ही एक वैक्सीन या इसका कोई सोल्यूशन आता है ना, अगेन पीपल विल गो आउट। जैसे आज ही आप देखो एयरलाइन स्टार्ट हुई, 65% तो बुकिंग्स भी हो गई टिकट्स की। So did people stop from traveling? No. अभी 200 जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है ऑलरेडी उसमें बुकिंग्स हो रही है। See, इंडिया और यूएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया में वी हैव 1.37 बिलियन पीपल, यूएस का पॉपुलेशन 32 करोड़ है। अवर उत्तर प्रदेश इज 23 करोड़, महाराष्ट्र 12 करोड़। तो अगर हम ये दो स्टेट को मिलाते हैं तो हम यूएस की इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो इंडिया में आई डोंट थिंक बेसिकली डिमांड विल बी अ प्रॉब्लम। जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल होगा ना, आप देखोगे कि पैसा वापस रोटेट होने लगेगा। और जहां तक स्टॉक मार्केट का है, मेरा ये मानना है कि वी हैव ऑलरेडी करेक्टेड इनफ। यहाँ से डाउनसाइड मुझे तो ज्यादा नहीं लग रही है, बिकॉज जो एक 60 डेज का फेज था वो तो हमने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। और अगर हम थोड़ा सी कोविड पे भी नजर डालें तो इंडिया रिकवरी रेट इज 41%, जो प्रोबेबली वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इतनी रिकवरी रेट कहीं नहीं है। सेकंड, अपना डेथ रेट भी वर्ल्ड कंट्रीज से काफी कम है, बिकॉज अवर इम्यून सिस्टम इज फार बेटर एज कम्पेयर टू दोज वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी रीजन हो। लेकिन ये एक फैक्ट है, वहां पे तो क्या देखा गया कि भाई आदमी हॉस्पिटल में गया, वेंटिलेटर पे गया और खत्म हो गया। यहाँ पे तो नंबर ऑफ वेंटिलेटर यूज भी बहुत ही मिनिमल है। सो हम अगर ये सब पैरामीटर्स भी ध्यान में रखें ना सिद्धार्थ, तो व्हाट आई फील कि जितना भी जो नेगेटिव है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। यहाँ से मैक्स कितना टूटेगा? अभी आप पॉजिटिव फिगर देखो तो मानसून बोल रहे हैं नॉर्मल रहेगा, अगले 10 दिन में आई थिंक मानसून भी ऑनसेट होगा। तो जैसे ही मानसून ऑनसेट होगा तो एक जो डिमांड की रिकवरी होती है, एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो सबसे ज्यादा हैप्पी होता है, वो वापस सोइंग स्टार्ट करता है। सो व्हाट आई फील ना कि बेसिकली मैं नहीं मानता कि भाई 2008 जितना क्रैश आ सके। और बेसिकली वॉरेन बफेट कैश पे बैठे सी, हर इंसान का अपना एक व्यू होता है, क्लियर। मार्केट ऑलवेज वर्क्स ऑन डाइवर्स व्यू। मैं कुछ बेच रहा हूँ इसलिए कोई बाय कर रहा है, so probably he may be of that view, but as far as my basic understanding goes, Indian markets, Indian economy, Indian capital market should not have a problem. ये मेरा फॉर्म मानना है। फाइन फाइन। हेमंत सर, आपके लिए क्वेश्चन आए हैं और मैं 2 क्वेश्चन एक साथ ही ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि what characteristics one should look before selecting an investment advisor, और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ
कि व्हाट इज द आइडियल परसेंटेज ऑफ एसेट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर बंदा अपना करियर शुरू करता है तो उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। दूसरा, एक मिडिल एज्ड मैन है जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। और थर्ड वन, रिटायर्ड पर्सन, उसका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट में ये बता सकें। ओके फाइन। तो जहां तक सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के टच में रहते हैं। यूजुअली आपके साथ 3 4 5 लोगों का आपका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता है। उसके ऊपर आपको जज करना है कि किसके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है, किसके पास क्या कॉम्पिटेंस है, और कौन से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर न्यूट्रल रह के क्लाइंट के इंटरेस्ट में एडवाइस देते हैं। तो जैसे आप अच्छा डॉक्टर चूज करते हैं, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट चूज करते हैं, वैसे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आपको उसी जो एक्यूमेन है उसके हिसाब से चूज करना है। जहां तक एसेट एलोकेशन का सवाल है, वो इट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। आपके जो प्रेफरेंसेस है, आपकी रिस्क प्रोफाइल जो है, आपका जो एज फैक्टर है, आपकी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कंबाइन करके एसेट एलोकेशन हो सकता है। किसी का रियल एस्टेट में ज्यादा हो सकता है, किसी का डेट में ज्यादा हो सकता है, किसी का इक्विटी में ज्यादा हो सकता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये सब चीजों को कंसिडरेशन करके एक आपको स्ट्रक्चर करके देता है। और तीसरा, जो मिडिल एज वाले हैं और रिटायर्ड है, तो ऑब्वियसली मिडिल एज वाले हैं, उसके पास रनिंग इनकम है, उसके पास थोड़ा रिस्क प्रेफरेंस, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो देयर द asset like real estate and equities will have a higher weightage compared to fixed income. और जहां तक रिटायर्ड का सवाल है, रिटायर्ड को तो फिक्स इनकम पर हो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अनलेस उसके पास फैमिली में या दूसरे सोर्सेज से पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो देन ही कैन ऑल्सो बिकम हाई रिस्क इन्वेस्टर्स लाइक यंग पीपल। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है कि यंग पीपल शुड चूज little bit more risky assets like equity and real estate, whereas the retired people should choose more of a fixed income securities. फाइन फाइन। आदित्य, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है कि व्हाई एफडी रेट्स आर एट ऑल टाइम लो। और दूसरा एक क्वेश्चन उसके साथ ही हम ऐड कर लेते हैं कि आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स पोस्ट कोविड को ज्यादा बेनिफिट होगा और कौन से सेक्टर्स को नहीं होगा। आपने वैसे तो अपने प्रेजेंटेशन में काफी बता दिया है, लेकिन अगर शॉर्ट में आप इसको कवर कर सकें। श्योर श्योर। सी बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स जो नीचे गए उसका मेन रीजन तो यही है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट घटाया है। रेपो रेट इज राइट नाउ एट 4%, विच इज, इफ आई रिमेम्बर, लास्ट 12 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पे अपना रेपो रेट है। तो जब भी रेपो रेट नीचे जाता है तो एफडीज पे और लोन्स पे दोनों पे रेट्स नीचे जाते हैं, बिकॉज रेपो रेट इज द मेन रेट एट विच आरबीआई जो है वो बैंक्स को मनी लेंड करता है। इसके पीछे आरबीआई का ये उद्देश्य है कि जैसे ही लोन रेट्स और कॉम्पिटिटिव होंगे तो लोग जाके लोन लेंगे, और एफडीज में भी बेसिकली लोन रेट्स घटने से बैंक्स पे रिलेटिवली कम प्रेशर आएगा, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। तो सेकंड, बेसिकली पीपल विल शिफ्ट देयर मनी टू अदर एसेट क्लासेस। तो दिस इज वन ऑफ द वेज बेसिकली आरबीआई, ये गवर्नमेंट और आरबीआई की सोच है, और इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को लो रिजीम रखा है ताकि बिजनेसेस को लोन इजीली मिल सके एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, और इससे डिमांड कंजम्पशन क्रिएट होने में उनको मदद मिले। तो ये एक गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है, व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। और आप अगर ग्लोबली भी देखो तो सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट नेग्लिजिबल है। इंडिया में तो फिर भी वी आर एट अ मच मोर कॉम्पिटिटिव लेवल। सेकेंड, जो आपका क्वेश्चन था सेक्टर्स का, see post covid I am very confident that healthcare sector, insurance sector and even financial services sector will strongly rebound in the sense इन sectors में आपको बहुत सारी डिमांड और जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलते मिलेगी। सी आज ये कोविड ने एक चीज हाईलाइट क्या कर दी है कि भाई बेसिकली एवरी पर्सन हैज टू बी प्रॉपरली हैज टू टेक एन इंश्योरेंस कवर, उसकी फाइनेंशियल सेविंग्स होनी चाहिए और अलग अलग एसेट क्लास में, ताकि गॉड फॉरबिड उसको कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। सो अ पर्सन अवेयरनेस अबाउट investments, financial markets, insurance and healthcare, this will go up like anything.
So after the COVID problem gets relatively solved और इकोनॉमी ओपन होने लगती है, आप देखोगे ये सारे सेक्टर्स में आपको इमीडिएटली ज्यादा डिमांड और कंजम्पशन पैटर्न्स दिखेंगे। ओके फाइन। अभी मैं फटाफट क्वेश्चंस लेता हूं क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए हैं। What do you think are the challenges for manufacturing shift from China to India, and how can government and people expedite it? What percentage of manufacturing one would expect to move to India and at what time? Keyur Patel का ये question है. Anybody can take. I think Aditya would give better justice. सर बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आगे भी ड्यूरिंग माय स्पीच आई हैव टेकन सी बेसिकली फ्रॉम चाइना वी हैव डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी कि काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन शिफ्ट देयर बेस टू इंडिया, बट इसमें दो ही मेन चीज है। नंबर वन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू बी देयर एट द ग्रास रूट लेवल। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ अभी भी रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज अल्टीमेटली अप्रूवल कौन देगा? आईएएस ऑफिसर देगा, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। तो इसमें कई जगह क्या होता है, इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेट होकर अपना डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं, स्पेशली फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। एंड सेकंड, प्रिडिक्टेबल टैक्स रीजिंग, ये बहुत ही वाइटल है कि भाई इफ वी आर इनवाइटिंग देयर व्हाट इज द टैक्स दे हैव टू पे, एंड दिस टैक्स हैज टू बी स्टेबल। ये नहीं कि हम बार बार रेट्स बदले, लॉस बदले, इसकी वजह से उनको यहाँ पे लाने में डिफिकल्टी पड़ती है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे 35 कंपनीज जो चाइना में है वो लोग प्लान कर रहे थे बेस शिफ्ट करने का, बट मेजॉरिटी ऑफ देम शोड देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स वियतनाम रादर देन आवर कंट्री। उसका सिंपल रीजन था लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट सिंपल एंट्री, इजी एंट्री, एंड लो बेसिकली व्हाट वी कैन से टैक्सेशन इफेक्ट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट विल हैव टू एश्योर फॉरेन इन्वेस्टर्स कि भाई योर एंट्री विल बी सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए कि ताकि कोई उसमें मैस और कंफ्यूजन ना हो। एंड सेकंड, प्रिडिक्टेबल टैक्स रेजिम। सिद्धार्थ। हाँ, एक क्वेश्चन रियल एस्टेट पे आया है जो हेमंत सर के लिए है कि रियल एस्टेट को हमें कैसे व्यू करना चाहिए पोस्ट कोविड, और अभी जो लो इंटरेस्ट रेट्स हुए हैं तो उससे उसको फायदा होगा? जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, बिफोर कोरोना ऑल्सो रियल एस्टेट वॉज इन स्लो डाउन मोड। अभी आप देखें तो बॉम्बे से लेकर बीच सिटीज के अंदर जैसे सिचुएशन ऑफ ओवर सप्लाई, तो रियल एस्टेट में रिकवरी आने में टाइम लगेगा। तो रियल एस्टेट में आपको यही कंसिडरेशन करना है कि आपकी कोई जेन्युइन रिक्वायरमेंट है क्या। अगर जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या फॉर रेंट पर्पस अभी नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए इतना ज्यादा स्कोप नहीं है रियल एस्टेट में। मैं जो इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है वहाँ ऑलमोस्ट 50% ऑफिस आर वैकेंट और वो रेंट पे भी नहीं जा रही है। तो ये सिचुएशन को इम्प्रूव होने में एटलीस्ट 2 इयर्स लगेंगे। ओके, दो क्वेश्चन को मैं सम अप कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन यूएसए स्टॉक्स लाइक इन नास्डैक, डाउ जोन्स, और उसके साथ ही एक क्वेश्चन ये है निफ्टी बीज इज गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया इन करंट सिनेरियो। ये दक्षय भाई शाह का क्वेश्चन। हमारे रिजर्व बैंक ने हर एक व्यक्ति को आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए $250,000 तक की छूट दी है। हर साल आप आउटसाइड इंडिया $250,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक आरबीआई का टर्म है, मैं अभी वो नाम भूल गया कि व्हाट इज दैट टर्म, लेकिन वन कैन इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया वेरी इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? एक मिनट सर। हाँ, निफ्टी बीज इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया? इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट। आप अपना जो स्टॉक ब्रोकर है उसको बोलो कि मुझे निफ्टी बीज लेना है, यू कैन बाय इट एंड इट इज जस्ट अ इंडेक्स बाय। तो निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना आपको फायदा होगा, निफ्टी जितना नीचे जाएगा उसका आपको नुकसान होगा। तो यू कैन बी विद द इंडेक्स, जितना भी इंडेक्स का रिटर्न है उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और दिस इज आल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। केयूर भाई शाह का क्वेश्चन है आदित्य, कैन वी गेट इंटरेस्ट वेवर मोरेटोरियम इन होम लोन?
इंटरेस्ट रेट वेवर मिल सकता है होम लोन में। एक्चुअली हमारे टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी अगर हम ले सके तो बेसिकली एज ऑफ नाउ जिसकी भी ईएमआई चल रही है ना सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तो उन्होंने ऑलरेडी ये मॉरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। ये ऑलरेडी उन्होंने एक्सटेंड किया है अप टिल 31 अगस्त। तो बेसिकली Right. जिसकी ईएमआई चल रहे हैं दे कैन ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन। तो आई थिंक वो उसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। तो 31 अगस्त तक उनको पे करने का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो एक पॉइंट है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इट इज बेटर यू पे ऑफ योर ईएमआई, क्योंकि बाद में नहीं तो क्या होगा, आपका ओवरऑल इंस्टॉलमेंट आगे जाके बढ़ जाएगा, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्योंकि ये सिर्फ मॉरेटोरियम है, इसमें आपको ये कोई 6 महीने का रिबेट नहीं मिल रहा है, तो आपको पे तो करना ही है अल्टीमेटली। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि काफी लोग को ये पता ही नहीं है कि ये माफी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू सेड। तो ये एक है। पैकेज के बारे में अगर आप कुछ और बता सके आदित्य, कि ये जो पैकेज 20 लाख करोड़ का आया है उसमें इन्वेस्टर को कैसे फायदा हो सकता है? सीधा टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है इसमें अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर और बेसिकली सैलरीड क्लास के लिए कुछ भी मेजर नहीं है। इसमें अगर आपने ब्रॉडली अगर पॉइंट्स आपको कहूँ तो इसमें 30,000 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल लोन है फार्मर्स के लिए अगेन। फिर 90,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। बट टू बी वेरी फ्रैंक, वो ऑलरेडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर इन अ बिग मेस। आपको स्टॉक मार्केट से तो आप जानते हैं उनके बैलेंस शीट क्या है, एंड आई डोंट नो वो रिकवर कहाँ से होने वाला है। फिर बेसिकली अगर आप देखोगे तो मनरेगा में करीबन 40,000 करोड़ एडिशनल दिए गए, तो अगेन इट इज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। फिर बेसिकली ये जो वन रेशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड है, दैट इज ऑल फॉर लेबर कैटेगरी के, उनको एक रेशन कार्ड मिलेगा जिससे वो कहीं से भी ये ले पाएंगे। देन जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है वो 45 लाख एसएमईज के लिए है, कि जहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन उनको मिलेंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक फ्रेंड्स, कि ये कितने लोन लेंगे और वो लोन का एंड यूज क्या होगा, वी रियली डोंट नो। तो इससे बैंकिंग सेक्टर में जो मेन जो कंफ्यूजन अभी है वो यही पॉइंट को लेके है कि भाई उनका जो असेट क्वालिटी का पिक्चर है वो मार्च 2021 तक क्लियर होने का डिफिकल्टी है। क्लियर, तो फिर जैसे डिफेंस सेक्टर में इन्होंने 49% से बढ़ा के एफडीआई 74% किया है। तो ऑल प्राइवेट कंपनीज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी इन मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो दैट इज अ वेलकम स्टेप, उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। लेकिन उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही कंपनियों को विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। नहीं तो आप जानते हो कि रिलायंस क्या था, रिलायंस ने पिपावा डिफेंस को लिया था एंड देन नथिंग टर्न्ड आउट। 62 रुपीज का स्टॉक 11 रुपए हो गया था। So those kind of things should not happen. Otherwise, there is no benefit to investors, not to any stakeholders. So basically ये broadly कई सारे points है, जैसे हनी बीज के लिए भी कुछ उन्होंने बेसिकली पैकेज जाहिर किया 500 करोड़ का। तो ये मोर जो है ना वो एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिर फार्मर्स, फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर, उन लोगों के लिए मैक्सिमम कवरेज था ये 20 लाख करोड़। मुझे लगता है टाइम कंस्ट्रेंट होने से अभी हम लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे जो हेमंत भाई के लिए है, कि डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एसेट एलोकेशन का रिटर्न में कितना वेटेज होता है। जैसे मैंने पूरा इन्वेस्ट वेल का जो स्ट्रेटेजी बताया उसमें ऐसा ही है कि आपके पास जो सरप्लस पैसे हैं उसको अलग अलग एसेट में लगाने चाहिए। और अभी आज 6 एसेट क्लासेस है जिसमें आप अच्छी तरह निवेश कर सकते हैं। पहले फिक्स इनकम है, डेट, इसमें भी काफी कुछ मार्केट डेवलप हुआ है। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट से लेकर अच्छे अच्छे बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स और वो सब ऑप्शंस आपके पास है। तो डेट मार्केट भी अभी काफी अच्छा मैच्योर हो गया है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें भी काफी अच्छे ऑप्शंस है। इक्विटी तो इंडिया में वेल डेवलप्ड है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इट इज वेरी इजी। और इक्विटी में जाने के लिए इनडायरेक्ट रूट जो है म्यूचुअल फंड, वो बेस्ट रूट है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका डेट और इक्विटी दोनों में जा सकते हैं। फिर जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, तो रियल एस्टेट में आज पोजीशन ऐसा है कि एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और इसमें ये सब इश्यूज है कि टाइटल देखना है, फिर स्टैम्प ड्यूटी का इश्यू है, वो इश्यू है। तो इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको रियल एस्टेट का वेटेज देना चाहिए। अगर आपके पास रियली गुड सरप्लस मनी है तो रियल एस्टेट में आप एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो रियल एस्टेट को थोड़ा कम वेट देना चाहिए।
अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो इसमें रियल एस्टेट का प्रपोर्शन कम रहेगा। फिर गोल्ड सिल्वर जहां तक है तो उसके अंदर तो मैं पहले से ये सुझाव दे रहा हूँ कि यू शुड हैव सम वेटेज से 10 to 15%, बट नॉट वेरी हाई वेटेज। तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो हर एक को अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 40 रुपीज मुझे इक्विटी में रखना चाहिए, 20 रुपीज मुझे रियल एस्टेट में रखना चाहिए, 30 रुपीज मुझे फिक्स इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए, 10 रुपीज मुझे गोल्ड में रखना चाहिए। तो ये मेरा एक आइडिया है और मेरा ये प्रेफरेंस है और मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सूट करता है। लेकिन हर एक का वो अलग अलग प्रपोजिशन होगा, अलग अलग का प्रपोर्शन होगा, तो वो केस टू केस बेसिस पर कंसीडर करना चाहिए। ओके, फाइन, थैंक यू सर।